साथियों, आपके सामने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है और उसकी तैयारी के लिए पर्याप्त टाइम है आप लोगों के पास। यदि अभी से आप लोग तैयारी करेंगे तब तक तैयारी आराम से कर पाएंगे। डेट्स आ चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, केवल आपको अब तैयारी पर ध्यान देना है। प्रतिदिन 2 वीडियो आपको मिलेंगे, एक तो हिंदी का मिलेगा, एक संस्कृत का गद्य का मिलेगा। लगभग ये 100 गद्य आपको लगाना है, तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा और इन गद्य में से एक ना एक गद्य वहाँ पर पूछा जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि रिपीटेशन चल रहा है और इसके बाद जो मैं इसी में ऐड कर दूंगा, जो वर्ग 2 में गद्य पूछे गए हैं वो सारे के सारे गद्य इसमें ऐड करके और आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ, ये गद्य पूछे गए थे तो आप लोगों को ये गद्य भी हल करने हैं। चूँकि वर्ग 2 के गद्य यहाँ पर रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्ट जो परीक्षा पिछली होती है उनको रिपीट बहुत कम करते हैं। लेकिन हाँ, इसके पहले जो CTET में गद्य पूछे गए हैं उनके रिपीट होने की संभावना 100% होती है। चाहे CTET हो या UPTET हो, इन दोनों परीक्षाओं के गद्य यहाँ पर पूछ लेते हैं, पद्य पूछ लेते हैं, तो उनको यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों के 15 नंबर की ये बहुत अच्छी तैयारी है यदि आपने संस्कृत लिया है तो। और इसके पहले बहुत सारे वीडियोस पेडागोजी के डले हुए हैं, वो आपको सारे देखना है और एक बार क्या 10-10 बार देखना है, उनको रटना है उन प्रश्नों को। मैंने स्वयं अभ्यास किया हुआ है, मैंने स्वयं देखा है, जांचा है कि कितने प्रश्न इसमें से आए हैं। तो लगभग 90% प्रश्न उनमें से ही हैं, पुराने पेपर्स में से ही हैं। क्योंकि मुझे अब जो नए पेपर मिलते हैं तो मुझे ये लगता है कि अरे ये प्रश्न तो हो चुका है, इस प्रश्न को छोड़ दें। लगभग 15 प्रश्न होते हैं पेडागोजी वाले और उन पेडागोजी के क्वेश्चंस में लगभग 10 प्रश्न तो रिपीट होते हैं। तो मुझे 5 प्रश्न या 4 प्रश्न लगाने पड़ते हैं, तो दिक्कत होती थी, इसलिए तो मैं 5 या 10 प्रश्न ला पाता था आप लोगों के सामने। तो आप लोग निरंतर अभ्यास करें, ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए चलते हैं आज के गद्य पर, जो कि संस्कृत का है। जूम आउट कर देता हूँ, आप लोग एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। देखिए, गद्य समझ में आना चाहिए। यदि गद्य आपके समझ में आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। महाकवि कालिदास जी के बारे में यहाँ पर यह गद्य है, दिया हुआ है। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनाम मुकुटमणिरस्ति। क्या कह रहे हैं? महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि अस्ति। मुकुटमणि है, जैसे मणियों में मुकुट हो, मतलब मुकुट में जिस प्रकार से मणि होती है, मुख्य केंद्र बिंदु होती है, श्रेष्ठ होती है, उसी प्रकार से कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, महाकवि कालिदास श्रेष्ठ हैं। न केवलं भारतस्य अपितु समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु सह एकतमो अस्ति। क्या कह रहे हैं? न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु लेकिन, समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु, लेकिन समग्र विश्व के उत्कृष्ट कवियों में, सा वह, एकतमो अस्ति एक श्रेष्ठ हैं। मतलब कि भारत देश ही नहीं, भारत के अलावा भी अन्य देशों के भी हिसाब से देखा जाए तो भी एक उत्कृष्ट कवि हैं। तस्या नवद्याः कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति। मतलब कि उनकी जो कीर्ति है, वो कीर्ति कहाँ पर फैल रही है? देश देशांतर में फैल रही है, सब जगह फैल रही है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणी मंगलकुर्वाणः सा न केवल भारतीयः अपितु कवि अपितु विश्वकविरिति सर्वैराद्रियते। क्या कह रहे हैं? कि भारत देश से जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म प्राप्त करके, लब्ध्वा मतलब प्राप्त करना, तो भारत देश में जन्म प्राप्त करके स्वकवि कर्मणा, अपने कवि कर्म के द्वारा, मतलब अपनी कविता के द्वारा, अपने काव्य पाठ के द्वारा, देववाणी मंगल कुर्वाणः, देववाणी को मंगल किया है, संस्कृत भाषा को मंगल किया है। सा न केवल भारतीय कवि ही, वह केवल भारतीय कवि ही नहीं, अपितु विश्व कविरिति सर्वैराद्रियते। मतलब कि ये केवल मैं भारतीय कवि ही नहीं, अपितु विश्व के कवि इनसे आद्रीभूत होते हैं। इन्होंने, मतलब कि ये कहें, बहुत ज़्यादा कीर्ति प्राप्त की हुई है, ये कह रहे हैं। सभी इनसे प्रभावित हैं, भारतीय कवि ही नहीं, पूरे विश्व के कवि इनसे प्रभावित हैं। आगे, वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथितयशः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे कस्मिन् कुले, या फिर कहें कि काले कुले च अभवत्।
यहाँ पर रुक जाते हैं, इतना अर्थ देख लेते हैं। वाग देवता भरणभूतस्य, मतलब कि जो वाग देवता हैं, वाणी के देवता हैं, उनका विशेष इनके ऊपर कृपा रही तो इनका यश फैल रहा है। और महाकवि कालिदास जो इस प्रकार से वाणी को धारण किए हुए हैं, वाग देवता को धारण किए हुए हैं, इनका यश चारों तरफ फैल रहा है। और कालिदास का जन्म कस्मिन प्रदेश, किस प्रदेश में हुआ, किस समय पर हुआ, किस कुल में हुआ, ये कह रहे हैं। किंचितास्ति तज्जन्म वृत्तम इति, थोड़ा ही इनके विषय में पता है। सर्व मधुनापि विवादी कोटि नातिक्रमाति, हाँ, मतलब कि सब कुछ इनका विवादित है। ना तो इनके जन्म के बारे में पता है, ना तो इनके कुल के बारे में पता है, और ना ही प्रदेश के बारे में कन्फर्म जानकारी है कि इनका यहाँ पर जन्म हुआ। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौनः एवास्ति। क्या कह रहे हैं? इतर कवयः इव, और भी जो कवि हैं उन्हीं कवियों की तरह महाकवि कालिदास जी भी अपने बारे में, अपनी कृतियों में मौन हैं। मतलब कि इनकी जो कृतियां हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में महाकवि कालिदास जी ने स्वयं कुछ नहीं लिखा अपने बारे में। तो जब अपने बारे में कुछ नहीं लिखा तो फिर इनके बारे में पूरा वृत्तांत नहीं मिलता कि कहाँ के हैं, कहाँ पर इनका जन्म हुआ। तो इस प्रकार से अन्येपि कवयस् तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वकीयाम वाचम धन्याम मत्वा मौनमवलंब्यन्ते। क्या कह रहे हैं? अन्येपि कवयः, अन्य कवि इनका नाम मात्र सुन करके अपनी वाणी को धन्य मानते हैं और मौन हो जाते हैं कि इनसे श्रेष्ठ कवि कोई नहीं। आगे कह रहे हैं तथापि, फिर भी अंतर्वहि साक्ष्यमनुसृत्य, अंदर और बाहर के, अंतः और बहिर, तो अंतरंग के और जो बहिरंग के वो साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को लेकर के, अनुसरण करके समीक्षक जो हैं वो कवि परिचयम यावत् शक्यम प्रस्तुतवन्ति, अपनी शक्ति के अनुसार इन कवि का परिचय प्रस्तुत करते हैं। जो महाकवि कालिदास जी का प्रस्तुत करते हैं समीक्षक जो हैं वो, तो इनका परिचय प्रस्तुत करते हैं। तो ये तो रहा अपना गद्य। अब इस गद्य से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, संस्कृत कवियों में कालिदास को कहा गया है, क्या कहा गया है कालिदास को? तो यहाँ पर देखना है क्या कहा गया है। मुकुटमणि दिया था ना, यहाँ पर मुकुटमणि रस्ती, ये एक शब्द दिया हुआ था मुकुटमणि टाइप से। तो कालिदास के लिए क्या कहा गया है? मुकुटमणि। यहाँ पर देख लेना है प्रश्न में क्या दिया है। विद्वान दिया हुआ है, दूसरे नंबर पर मुकुटमणि दिया है जो अपना सही आंसर है। मूर्ख दिया है, ये होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं तो गलत ही है। तो ये रहेगा सही, मुकुटमणि। आगे चलते हैं। समग्र विश्व के श्रेष्ठ कवियों में किसे प्रमुख माना गया है? किसे प्रमुख माना गया है? तो यहाँ पर जो गद्य चल रहा है वो किनका है? भारवी महोदय का तो गद्य है नहीं, भाष महोदय का भी गद्य है नहीं है, आगे महर्षि वाल्मीकि जी का भी नहीं है। तो फिर सही है, सामान्य रूप से पता ही है आपको, महाकवि कालिदास जी को श्रेष्ठ कवियों में माना गया है। आगे चलते हैं। देशांतरेषु, देशांतरेषु में विभक्ति वचन है। अब देखिए ये प्रश्न थोड़े से कठिन होते हैं। जो आप विभक्ति या वचन यदि ना सीखे हुए हों तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो आपको विभक्तियाँ, वचन, सारी की सारी ग्रामर आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि गद्य में ये 3-4 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे, तो ये फिर बाद में प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। देशांतरेषु में क्या है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है क्या? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है क्या? तो आपको लास्ट में ये शू लिखा हुआ है ना, ये शू से पता कर लेना है कि यहाँ पर विभक्ति तो है कौन सी? सप्तमी। तो सप्तमी विभक्ति है तो ये प्रथमा तो बिल्कुल से अलग हो जाएगी, षष्ठी भी बिल्कुल से अलग हो जाएगी, बची सप्तमी और एक वचन। तो आपने ये भी याद रखना है कि शू कहाँ पर आता है। रामेशु इस प्रकार से दिया होता है, तो एक वचन में होता है कि द्विवचन में होता है कि बहुवचन में होता है। जब इतना पता चल जाएगा तो बन जाएगा। तो देशांतरेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। यहाँ पर एक वचन दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो क्या रहेगा सही? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रहेगा। तो ये रहेगा अपना सही उत्तर। कौन सा वाला? ये जो सी नंबर पर दिया है ये। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
इसी प्रकार से प्रश्न वहाँ पर पूछे जाने हैं, आप लोग ध्यान रखें और तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक एक अंक के लिए लड़ना पड़ेगा। और आज से आप लोग तैयारी बिल्कुल करना स्टार्ट कर दें, टाइम बहुत कम है और भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है। एकतम में प्रत्यय है, शब्द लिखा हुआ था वहाँ पर एकतम, तो एकतम में प्रत्यय कौन सा है? तरप है, तमप है, ण्यत है या फिर क्त है। तो आप लोगों को एक प्रत्ययों की भी एक लिस्ट बना लेना है कि इस प्रत्यय से इस प्रकार का शब्द बनता है। और प्रत्ययों का अभ्यास करने के लिए आप लोग मेरे बहुत सारे वीडियो पहले के डले हुए हैं जिसमें प्रत्ययों का भी अभ्यास है। तो आप लोग जो मेरे चैनल पर डले हुए वीडियोज़ हैं उनमें आपको खोजना पड़ेगा। और मैं कोशिश ये करूँगा कि वर्ग 3 के लिए जो संस्कृत आपको पढ़नी है, विस्तृत संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, तो आप पूरे वीडियोज़ देखें जो अन्य परीक्षाओं के लिए भी हैं, केवल व्याकरण वाले, तो व्याकरण वाले सारे वीडियोस आप लोग देखें, आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, अभ्यास भी बहुत सारा मिल जाएगा करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। मैं एक अलग से एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा, वो सारी प्लेलिस्ट आपको देखना है वर्ग 3 के लिए संस्कृत की, और जिसमें अलग से रहेंगे पेडागोजी की तो अलग से है ही, तो आपको देखना ही है। तो एकतम में तमप प्रत्यय है और तमप प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के अंत में उसे उत्तम अवस्था देने के लिए किया जाता है। जो आपने गुड बेटर बेस्ट पढ़ा होगा ना, वही वाला सिस्टम है। तो तमप दिया हुआ है, ये रहेगा सही उत्तर बी नंबर वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अस्ति में लकार है, शब्द अस्ति दिया हुआ है, अस्ति में कौन सा लकार है? लट लकार है, लोट लकार है, लृट है या फिर लंग लकार है? कौन सा लकार है बताना है आप लोगों को। तो अस्ति शब्द में लट लकार है और लट लकार का भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि धातु कौन सी है, तो अस धातु है। और अस धातु का प्रयोग होना अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में किया जाता है? होना अर्थ में किया जाता है, जिसमें कि अस्ति, स्वाहा, संति, इसके रूप चला के यदि देखें तो कैसे चलेंगे? अस्ति रहेगा पहले, तो फिर स्वाहा रहेगा, अस्ति स्वाहा और संति, या फिर ये कहें कि अस्तिस्तः संति रहेगा, स्वाह ना कहें, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, अस्तिस्तः संति है, अस्तिस्तः संति। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं और ये जो गद्य है ये पिछली परीक्षा का मैंने डायरेक्ट उठा के यहाँ पर ले लिया है, जो CTET में पूछा गया था। तो बिल्कुल जो MP वर्ग 3 में पूछा जाना है उसी के सिलेबस के हिसाब से ये गद्य अच्छे से लगाना है। लब्ध्वा दिया हुआ है, लब्ध्वा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन में दिया हुआ है ल्यप प्रत्यय, क्त्वा प्रत्यय, सत्री प्रत्यय या सानच प्रत्यय। तो लब्ध्वा शब्द में क्त्वा प्रत्यय है, जो कर अर्थ में क्त्वा प्रत्यय होता है और धातु से पहले उपसर्ग नहीं हो तो क्त्वा होगा। तो यहाँ पर लब्ध्वा दिया हुआ है, तो लब्ध्वा में कौन सा प्रत्यय होगा? क्त्वा प्रत्यय होगा, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व कवि रीति का संधि विच्छेद है। विश्व कवि रीति का संधि विच्छेद है, क्या है? विश्व कवि प्लस अस्ति, विश्व कवि प्लस इति। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोगों के पास जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप्स में वीडियो शेयर करें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए जिससे और लोगों के पास भी पहुँचे। विश्व कवि ही इति, विश्व कवि रीति। तो विश्व कवि रीति का संधि विच्छेद क्या होगा बताना है आप लोगों को। विश्व कवि रीति, एक तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, पहले मैं आपको बता दूं विसर्ग संधि में क्या बनेगा इसका? विश्व कवि ही प्लस इति, तो विश्व कवि ही प्लस इति, ये रहेगा सही उत्तर जो C नंबर पर दिया हुआ है। आगे एक और व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहने वाला है। अधुना है, अधुना क्या है? उपसर्ग है, ऑप्शन पहला, समास है, अव्यय है या फिर अलंकार है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से देखना है प्रश्न। आप लोगों ने अव्यय शब्द पढ़े होंगे और अधुना शब्द जो है ये अव्यय है, क्योंकि अलंकार तो है नहीं, उपसर्ग है नहीं। उपसर्ग 22 होते हैं, प्रा, परा, अप, सम, अनु, अब, निश्निर, दुस, दुर, बियांग, नी, अधि, अपि, अति, सूत, अभि, प्रति, पर्युप, इस प्रकार से। समास अलग ही हैं, वो तो सबको पता है, तो ये भी नहीं है। और अव्यय शब्द जो हैं वो बहुत सारे हैं, मैं आपको लिस्ट भेज सकता हूँ, आप लोग मांगे तो। अव्ययों की भी अलग से लिस्ट है, वीडियोस अपलोड हैं अव्ययों की भी। तो 22 उपसर्ग हैं और अधुना वो भी नहीं है, तो अव्यय शब्द है ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है अन्येपि में संधि है,
ये बहुत शानदार गद्य है और इसी प्रकार के गद्य जो हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने हैं। इस गद्य को अच्छे से लगाना है तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी तैयारी कितनी है। बिल्कुल सेम गद्य। अन्येपी में कौन सी संधि है? यण संधि दिया हुआ है, गुण संधि दिया है, वृद्धि संधि दिया है और पूर्व रूप संधि दिया है। तो अन्येपी में संधि बताना है आप लोगों को। अन्येपी शब्द में पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि है? जो डी नंबर पर दिया हुआ है पूर्व रूप संधि है। अन्ये प्लस अपि शब्द क्या बनेगा? अन्ये प्लस अपि, अन्येपि दिया हुआ है। और पूर्व रूप संधि के अनुसार पदांत में यदि ए या ओ के बाद ह्रस्व आ हो तो आ रहने पर उसका पूर्व एकादेश अवग्रह हो जाता है, ये वाला। तो अन्ये प्लस अपि अन्येपि बनेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो संधि है वो डी नंबर पर है, पूर्व रूप संधि रहेगी। एक और दिया हुआ है प्रस्तुवंती में लकार और वचन है। प्रस्तुवंती में लकार और पुरुष है। कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है? तो प्रस्तुवंती शब्द में कौन सा? लट लकार है और लट लकार का भी अंति दिया हुआ है, तो बहुवचन है। बिल्कुल से आसान है। ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है? लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो लट लकार तो एक ही जगह पर है, बी नंबर पर ही है। प्रथम पुरुष और बहुवचन उसमें डायरेक्ट लिखा ही हुआ है, तो यही रहेगा सीधा हमारा उत्तर। आगे चलते हैं। गद्य से संबंधित प्रश्न है, व्याकरण नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। प्रथित यशः, प्रथित यशः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे? यहाँ विशेषण पद है। विशेषण पद क्या है? वही व्याकरण पूछ ली है फिर से। विशेषण पद बताना है। तो प्रथित यशः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे, कौन से प्रदेश में हुआ? प्रथित यशः पद का जो प्रथित यशः विशेषण है तो बन जाएगा जो, बिल्कुल ऑप्शन तो आसान ही है। जो प्रथित यशः शब्द दिया हुआ है, एक बार और समझ लें, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही होगी आपको समझने में। पूरा समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं कि प्रथित यशः कालिदास के जन्म किस कस्मिन् प्रदेश, मतलब किस प्रदेश में? तो यहाँ विशेषण पद है। विशेषण पद कौन सा है? इसमें पूरे में जो वाक्य दिया हुआ है, वाक्य में आपको विशेषण पद बताना है। जो इतना पूरा वाक्य है, थोड़ा सा समझने में मिस्टेक हुई थी। इतने वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो विशेषण पद कौन सा है? बिल्कुल आसान है, जो बी नंबर पर दिया हुआ है प्रथित यशः, ये विशेषण पद है। कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे में जो प्रथित यशः है ये विशेषण पद है, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिया हुआ है, इससे संबंधित तो एक प्रश्न पूछा ही जाता है। सर्वैः में विभक्ति और वचन है। सर्वैः शब्द में विभक्ति और वचन है, तो सर्वैः में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे अगले जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुंचते रहें। सर्वैः में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। सर्वैः शब्द दिया हुआ है, या फिर तृतीया का बहुवचन है, या फिर चतुर्थी का बहुवचन है। तो देखिए, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः बनता है तृतीया विभक्ति के बहुवचन में। कहाँ पर बनता है? तृतीया विभक्ति के बहुवचन में बनता है, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। समीक्षकाः में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है समीक्षकाः में? प्रथमा का द्विवचन है क्या? प्रथमा का बहुवचन है क्या? द्वितीया का बहुवचन है, या फिर तृतीया का एक वचन है? तो समीक्षकाः में विभक्ति और वचन है, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन? समीक्षकाः शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, और समीक्षकः, समीक्षकौ, समीक्षकाः, और ये शब्द कौन सा है? अकारांत है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कौन सा है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द के जैसे इसके रूप चलेंगे। आगे चलते हैं। सना केवलम इति सर्वैराद्रियते, यह वाक्य है, कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य का है, भाववाच्य का है, कर्मवाच्य का है, या फिर मिश्रित वाक्य है? तो सा न केवलम इति सर्वैराद्रियते वाक्य जो है वो कर्मवाच्य का है, क्योंकि सकर्मक धातुओं से ही कर्मवाच्य होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा,
कर्म सहित धातुओं के साथ ही जो कि सकर्मक धातुओं से ही कर्मवाच्य होता है और इसमें कर्म की प्रधानता होती है, ये भी याद रखना। और कर्म जो कि कर्मवाच्य के कर्म में, ध्यान रखना, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया एवं क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो यहाँ पर जो रहेगा सी नंबर पर दिया हुआ है, ये रहेगा सटीक उत्तर। आगे चलते हैं। अलंकुर्वाणा। हाँ देखिए, मैंने बहुत सारे गद्य लगाए हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षा देने के लिए, तो अभ्यास मेरा बहुत ज़्यादा है गद्यों का। आप लोगों ने शायद लगाए हों या नहीं, क्योंकि कई लोग गद्य छोड़ देते हैं, गद्य नहीं लगाते हैं, सोचते हैं कि गद्य लगाने में टाइम बर्बाद क्यों करें। लेकिन मित्रों, मैंने बहुत सारे गद्य लगाए हैं और आप लोगों से इसलिए मैं बार बार गद्य लगाने को बोलता हूँ। मैंने लगाए होंगे संस्कृत के 100-150 गद्य लगा डाले होंगे। हिंदी के तो मुझे पता भी नहीं कि कितने गद्य लगाए होंगे। लगभग ज़्यादा टाइम नहीं लगता गद्य लगाने में। उत्तर अपने सामने होते हैं, अपन को उत्तर उसमें से ढूंढना नहीं। देखिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे गद्य है, कोई गद्य को उठाया हमने, तो मेरे पास सामने उसके उत्तर भी रख लेता हूँ, क्योंकि फिर बार बार ढूंढूँ फिर उसमें टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन ये है कि परीक्षा में तो ढूंढने ही पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे गद्य होते हैं तो जल्दी जल्दी लगाने पड़ते हैं। तो एक बार देख लिया, कई बार खुद उसमें से उत्तर खोजने की कोशिश करता हूँ। खुद उत्तर देखता भी नहीं हूँ, लेकिन देखता तो रख ही लेता हूँ सामने कि ये उत्तर है, जिससे टाइम बर्बाद ना हो, लेकिन लग जाए गद्य बस। तो ये अभ्यास होता है और पता चलता है कि प्रश्न ऐसा है और इस प्रकार से करना है। शब्द दिया है अलंकुर्वाणः में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सप्तरी प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है और ण्यत प्रत्यय है। तो अलंकुर्वाणः शब्द में सानच प्रत्यय है। आत्मनेपदी धातुओं के लट के स्थान पर सानच होता है। सानच में आन शेष बचता है, आप लोगों को पता ही है, आन शेष बचता है। तो यहाँ पर बी नंबर में जो दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर। और ये अंतिम प्रश्न ही था इस गद्य का। बहुत शानदार गद्य है, इसी प्रकार के गद्यों की अभ्यास करें। और यदि यही गद्य आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपके तो पूरे के पूरे नंबर फाइनल हो जाएंगे, और ऐसे पूछे भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे गद्यों का अभ्यास करेंगे और आप लोगों को बता दूं कि तैयारी में निरंतर लगे रहें, कोई कसर ना छोड़ें तैयारी में, क्योंकि डेट्स आ चुकी हैं और डेट आने के बाद यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टाइम लगभग 5 महीने का आप लोगों के पास है। 4 महीने 5 महीने का टाइम है। और जिन्होंने मतलब कि जिनका सिलेक्शन होना है, सीधी बोलता हूँ मैं, तो उनके पास तो दिनों की उल्टी गिनती होना चलना स्टार्ट हो गई है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि 2022 में ये पेपर हो रहा है, मतलब कि इसकी भर्ती 1 साल में वो लोग पूरी कर लेंगे आराम से, चुनाव के पहले पहले। और चुनाव आगे हैं, और अभी जो वर्ग 2 और 3 की थी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि लेट चुनाव है, मतलब कि लेट चुनाव थे और कोई आगे कुछ था नहीं, तो उन्होंने नहीं की भर्ती। लेकिन आगे वर्ग 3 की भर्ती बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं, जिससे बहुत कुछ अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।